निकुंज वृंदावन में मोहन महल में सखियों ने श्री प्रिया प्रीतम को दोपहर में विश्राम करवा दिया है। विश्राम करवाने के पश्चात सभी सखियां मणिमंडल पर आकर अपने आपस में एक दूसरे के सौभाग्य का बड़ी प्रसन्नता से वर्णन कर रही हैं और आगे जो लीला करनी है श्री लाडली लाल के उत्थापन की सभी तैयारियों में लग जाती हैं। मणिमंडल पर ही कुछ सखियां मिलकर अलग अलग प्रकार के फलों को एकत्रित करके उनके छोटे छोटे खंड बना रही हैं और अलग सुंदर सुंदर स्वर्ण की थालियों में उन्हें सुंदर तरीके से सज्जित करके एकत्रित कर रही हैं। वहीं पर कुछ और सखियां मिलकर अलग अलग फलों की, जिसमें आम है और शरबत हैं, गुलाब का शरबत है, अलग अलग फलों का और अलग अलग प्रकार के रसों को एकत्रित करके अलग अलग स्वर्ण के गिलासों में एकत्रित करके स्वर्ण की थालियों में सुसज्जित कर रही हैं। कुछ सखियां जो सूखे मेवे हैं, बादाम है, काजू है या अखरोट है, किशमिश है, अनेक प्रकार के मेवों को एकत्रित करके उनको भी भोग के लिए एकत्रित कर रही हैं। कुछ सखियां आसपास की फुलवारियों से फूलों की कलियां और छोटे छोटे फूलों को एकत्रित करके गजरे, अलग अलग आकार के गजरे बनाने में व्यस्त हो गई हैं। श्री तुंग विद्या जी और उनके साथ की जो यूथ की सखियां हैं वो अलग अलग वाद्य यंत्रों को व्यवस्थित करके श्री लाडली लाल के उत्थापन के समय जो गीत गाए जाएंगे उसकी व्यवस्था में लग गई हैं। श्री गुरुपा सखी अपनी गुरुपा सखी के साथ पूरे मोहन महल का जो मणिमंडल है उसमें सुंदर इत्र से उसको सुवासित करने में लगे हैं। इस प्रकार से सभी सखियों ने अपनी सेवाओं को संभाल कर और पूर्ण मनोयोग से उसको करना प्रारंभ कर दिया है। दोपहर लगभग 3:30 बजे सखियां श्री प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराती हैं। इस समय तक आते आते सभी की सेवा लगभग पूर्ण हो गई है और श्री तुंग विद्याजू अपने सुंदर वीणा में तार को झनकित करती हुई श्री लाडली लाल को उत्थापन कराने के लिए प्रेमपूर्ण गाना प्रारंभ करती हैं। उस समय के लिए जो राग उपयुक्त है उसी राग में वह गाना शुरू करती हैं और उनके सहयोग में ही उनकी साथ की जो सखियां हैं वो वाद्य यंत्र बजाना शुरू करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए बड़ी प्रेम से उनको उठने के लिए, और कुछ समय ही दिन का शेष रहा है, इस तरह से प्रेम भरी मनोहार करते हुए उठने के लिए प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि आगे भी चलना है। और जो फूल सखी हैं उनकी तरफ से भी सुंदर झांकियों का और फूल वन का मनोरम दृश्य प्रकट किया गया है। आप सब उसको देख के और भी प्रसन्न होंगे, तो कृपा कर अब आप इस अपने विश्राम से बाहर आएँ। इस तरह की वो प्रार्थना करती हैं और उनके वाद्य यंत्रों की धुनी से और गान की धुनी से श्री लाडली लाल अपने उस विश्राम में विक्षेप सा पाकर और उठने के लिए थोड़े हिलते हैं और कुंज की जो मोहन महल की जो जालियां हैं उनसे सभी सखियां उस वक्त एक टक निगाहें रखी हुई हैं कि जैसे ही प्रिय प्रीतम उठते हैं तो उनकी आगे की सेवा प्रारंभ करें। श्री लाडली लाल को हिलता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं कि लाडली लाल अपनी नींद को पूरा कर चुके हैं। श्री युथेश्वरी रंग देवी जी के इशारे पर सभी सखियां मिलकर चिको को डोरी को खींचकर चिक उठा देती हैं और सभी अंदर प्रवेश करती हैं। सखियों को आया देखकर श्री प्रिया प्रीतम उठकर पलंग पर बैठ जाते हैं और उनको आया देखकर उनके पास में सभी सखियां पहुंचकर सुंदर से मनोरम झांकी, जिनमें उनके श्रृंगार अस्त व्यस्त हैं, उनके केश अस्त व्यस्त हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, उस सुंदर झांकी को देखकर बड़े ही प्रेम से एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए मनो से ऐसे मन भाव ऐसा प्रकट कर रही हैं कि कितनी सुंदर झांकी है, इन्होंने कितना प्रेम विलास करके एक दूसरे को प्रसन्नता दी है और उस प्रसन्नता से हम कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरह के भाव सखियों के मन में और मुखारविंद पर प्रकट हो रहे हैं। सखियां सभी मिलकर वहाँ पर जो भी उनका श्रृंगार अस्त व्यस्त हुआ है उसको व्यवस्थित करती हैं, जो खंडित हुआ है वहाँ पर नया श्रृंगार मौसम के अनुरूप धारण कराती हैं। उस जो सर्वतोभद्रनी शैया है उसके पास में एक सुंदर चौकी है लंबे आकार की, उसके मध्य में एक छोटी चौकी है। उस चौकी पर श्री प्रिया प्रीतम को लाकर श्री सभी सखियां विराजमान करती हैं और मध्य वाली चौकी पर एक सुंदर कटोरे में जल लाकर जल की झाड़ी से कटोरे में दोनों के हाथ और मुंह धुलवाती हैं। एक सुंदर कोमल तौलिया से हाथ और मुंह पुछवाकर उनकी उसी चौकी पर उस वक्त के लिए भोजन के लिए अल्पाहार के लिए जो भी व्यवस्था सखियों ने की थी, जिसमें सूखे मेवे हैं, अलग अलग ऋतु के अनुसार फल हैं और अलग अलग फलों के रस हैं, शरबत हैं, वो सब वहाँ एकत्रित करके उनको पवाने के लिए वहाँ उपस्थित होती हैं और बड़े मनोहार पूर्वक अपने हाथों से ले लेकर श्री प्रिया प्रीतम को सखियां पवाती हैं और रसों का पान करवाती हैं। कुछ समय तक इस लीला को करने के पश्चात जब से कि ये लीला शुरू हो रही है तो बाहर तुंग विद्या जी आदि सखियों को पता हो गया है कि भोजन शुरू हो गया, तो उसी के अनुरूप वो वहाँ भी पद गायन शुरू कर देते हैं और भोजन का कुछ जितना भी अल्पाहार श्री लाडली लाल को करना है उसको करवा के उनके सखियाँ हाथ धुलवाती हैं मुँह पुछवाकर, फिर उन्हें फूल सखी की फुलवारी की ओर ले जाने से पहले ही वहाँ पर सखियाँ आकर प्रार्थना मनोहार करती हैं कि फूल सखी की जो फुलवारी है वो पूर्ण रूप से सज्जित हो गई है और उन्होंने
सखियाँ भेजी हैं कि आप आके एक बार दर्शन करें और आनंद लें। उनके भावों को देखकर श्री प्रिया प्रीतम के मन में और भी उत्सुकता बढ़ती है कि हम उन जाकर वहाँ पर दर्शन करें। तो सभी सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को लेकर मोहन महल से फूल सखी की फुलवारी की ओर जाती हैं। मोहन महल से संध्या कुंज की ओर जाने का जो एक मुख्य मार्ग है, लेकिन उसके अलावा भी चंपकलता सखी की ओर का जो रास्ता है वहाँ से, या फिर अष्टद्वारी महल तक जाकर भी वहाँ से भी संध्या कुंज तक जाया जा सकता है। संध्या कुंज तक मोहन महल से जितने भी रास्ते जाते हैं, उन रास्तों को फूल सखी ने अपनी सभी सखियों के साथ मिलकर सुंदर फुलवारियों से सजाया हुआ है। उन्हीं रास्तों से होते हुए मोहन महल से बाहर आकर मुख्य मार्ग पर और मुख्य मार्ग से आगे जाते हुए पुलिया को पार करके फुलवारियों की ओर से होते हुए सभी सखियाँ श्री लाडली लाल को वहाँ ले जाती हैं। आगे आगे चलने पर सुंदर झांकियों के दर्शन होते हैं। फूलों से ही, सिर्फ फूलों से ही श्री फूल सखी ने सुंदर सुंदर वहाँ पर महल बनाए हुए हैं। जिस तरह से मोहन महल है, उसी तरह का एक और महल वहाँ बनाया हुआ है, जिसमें 12 द्वारी हैं। 12 द्वारों के मध्य में जो दीवार हैं वो कलियों की जालियों से बनी हुई है। मध्य में एक सुंदर सैया है जो विश्राम के लिए है। अगर फूल सखी की फुलवारी में भी विश्राम, थोड़ा श्री प्रिया प्रीतम थकते हैं तो उनके विश्राम के लिए वहाँ व्यवस्था की है। उसके बाहर अष्ट छोटी छोटी कुंजें बनाई गई हैं। जो फूल सखियाँ श्री रंगदेवी जी की जो प्रधान सखियाँ हैं, उनमें रंगदेवी जी की जो अष्ट प्रधान सखियाँ हैं, उनमें से 7वीं सखियाँ श्री प्रेम मंजरी जी के ही यूथ की जो प्रेम मंजरी की जो अनुचर सखियाँ हैं, उनमें प्रधान है श्री वृंदा सखी। ये वृंदा सखी ही फूल सखी हैं और ये श्री निकुंज वृंदावन की अधिष्ठात्री सखी हैं। पूरे वृंदावन में होने वाली फूल की सेवाएं और उसका जो भी वातावरण है, सुंदर झांकियाँ जो हैं, वो सब सेवा श्री फूल सखी ही करती हैं। वहाँ पर सुंदर महल बने हैं। महलों पे जो खंभे हैं वो भी फूलों के बने हैं, गुंबज बने हैं, ध्वजा बनी है, सब कुछ फूलों का बनाया हुआ है। इस फूलों से इतनी सुंदर कारीगरी को देखकर, चित्रकारी को देखकर प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं। और आगे चलने पर देखते हैं कि एक सुंदर कह सकते हैं मंत्र पीठ की तरह एक सुंदर चबूतरा सा बनाया हुआ है, जिसमें एक और सुंदर फूलों का सिंहासन है। उसमें छोटे और बड़े फूलों को इतना सुंदर अच्छी तरह से गुथा गया है कि देखने में लगता है किसी मजबूत धातु से वह सिंहासन बना है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ फूलों से बना हुआ है। उसी सिंहासन के पास में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो सिर्फ फूलों से बने हुए हैं, लेकिन देखने में एकदम प्रत्यक्ष जो वाद्य यंत्र बजते हैं उस तरह से प्रतीत होते हैं। उन्हीं वाद्य यंत्रों के पास में उन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए सखियाँ खड़ी हैं, लेकिन एक वहाँ पर विस्मय की चीज़ यह है कि वहाँ जो सखियाँ खड़ी हैं फूलों की बनी हुई, वे 2 सखी एक सी बनी हुई हैं। इसको देख कर श्री लाडली जी के मन में थोड़ा सा विस्मय होता है और सखी की ओर देखती हैं। इतने में वृंदा सखी आके उनसे कहती हैं, आज की यही प्रतियोगिता रखी गई है कि ये जो सखियाँ आप देख रहे हैं 2 एक सी, इनमें एक फूलों की बनी हुई है और एक वास्तविक सखी है जिसे फूलों से ढका हुआ है, फूलों का पूरा श्रृंगार किया हुआ है। तो अब लाडली लाल आप दोनों को अलग अलग ही इन सखियों में से पहचानना है, कौन सी सखी प्रत्यक्ष में है और कौन सी फूलों से निर्मित है। श्री लाडली जी एक तरफ और लाल जी एक तरफ हो जाते हैं और दोनों सखियों के परीक्षा के लिए आगे जाते हैं। वहाँ एक शर्त ये रख दी गई है कि कोई भी फूलों को स्पर्श नहीं करेंगे, ना लाडली जी स्पर्श करेंगी ना लाल जी स्पर्श करेंगे। वृंदा सखी ने पहले ही सखियों को ये समझा दिया था कि कोई भी सखी जो फूल सखी में वहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, कोई भी श्री लाडली लाल के नेत्रों की ओर नहीं देखेंगी, क्योंकि नेत्रों की ओर देखेंगी तो प्रेम का संचार होगा और अपने आप में उस स्थिति में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी सखी श्री प्रिया प्रीतम की नेत्रों की ओर नहीं देखेंगी। श्री लाल जी एक सखी के पास जाके देखते हैं, थोड़ी देर देख के फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी दिशा में श्री प्रिया जी एक सखी की ओर जाती हैं और थोड़ी आगे की ओर बढ़ती हैं और बहुत ही ज़्यादा दोनों संशय में पड़ जाते हैं कि असल सखी कौन है और फूल की सखी कौन है। ऐसे में श्री लाडली जी ललिता जी की ओर थोड़ा देखती हैं, तो ललिता जी थोड़ा सा हाथ उठा के इशारा करती हैं। कोई नहीं समझ पाता है कि ललिता जी ने क्या इशारा किया है, लेकिन प्रिया जी समझ जाती हैं। प्रिया जी थोड़ा सा पीछे हटती हैं, हालांकि उनको समझ में आ गया कि यही सखी जो हैं जो उस वक्त श्री प्रिया जी के सामने है वो सखी हैं, फूलों की सखी नहीं है। पर प्रत्यक्ष उसको एकदम प्रकट करने के लिए श्री प्रिया जी थोड़ा सा पीछे होती हैं और दोनों हाथों को आगे करके जैसे कह रही हूँ मैं आलिंगन करना चाहती हूँ, इस भाव को प्रकट करती हैं। तो वो जो सखी फूलों की बनी हुई है वो प्रिया जी के भाव को देख कर भूल जाती है कि मैं प्रतियोगिता में हूँ और वो भी अपने हाथ उठा के श्री प्रिया जी को आलिंगन करती है। इसको देख के सभी सखियाँ तालियां बजाती हैं और जय जयकार करते हैं कि श्री प्रिया जी लाल जी से जीत गई हैं। लाल जी देख के बड़ी विस्मित होते हैं कि मैं भी नहीं पहचान पाया, पर प्रिया जी पहचान गई। इस पर फिर सभी सखियाँ एकत्रित होकर पूछती हैं कि लाल जी आप हार गए हैं, अब आपको इसके लिए जो सज़ा है वो भी भुगतनी पड़ेगी। लाल जी कहते हैं ठीक है जी, बताइए क्या करना है। फिर सखियाँ लाल जी को समझाती हैं कि इसी पूरे क्षेत्र में एक सुंदर कमल कुंज बनी हुई है,
वहाँ हम प्रिया जी को छुपाएंगे। आपको प्रिया जी को उस कमल कुंज में ढूंढना है कहाँ पर हैं। प्रिया जी को पूर्ण रूप से हम कमलों से सजाएंगे। सिर्फ एक ही अंग के वहाँ दर्शन होंगे। पूरे श्री अंग में से कोई भी एक अंग हो सकता है जिसके दर्शन होंगे। आपको श्री प्रिया जी को उस अंग के दर्शन से ही पहचानना है। लाल जी कहते हैं ठीक है प्रिया जी, तो मुझसे पूर्ण रूप से मैं एक एक अंग प्रत्यंग को श्री प्रिया जी को पहचानता हूँ, तो मैं इसको आराम से जीत जाऊँगा। इस भाव से वो सहमति दे देते हैं। श्री ललिता जी लाल जी की आंखों को बंद करती हैं। रंग देवी जी आदि सखियाँ ले जाकर उस कमल कुंज में प्रिया जी को विराजमान करती हैं। कुंज एक पूर्ण रूप से कुंज नहीं है, एक क्षेत्र है जहाँ सिर्फ कमल के फूल हैं। वहाँ श्री प्रिया जी को विराजमान कर देते हैं और कंठ पर्यंत उनको कमल के फूलों से ढक देते हैं। उनके मुख को भी ढक दिया गया है। सिर्फ दोनों हाथ बाहर रह गए हैं। श्री प्रिया जी के जो कर कमल हैं उनकी अंगुलियां कमल की पत्तियों के जैसी हैं। इस पर सखियां उनको समझाती हैं कि आपको अपने हाथों को कमल की तरह से फुलाकर खिलाकर और अपने शीश पर रख लेना है। शीश तक श्री प्रिया जी को कमल से ढक दिया गया है और सिर्फ नेत्र छोड़ दिए गए हैं जिससे वो देख लेंगे कब लाल जी वहाँ आ रहे हैं। इतना हो जाने पर पूरी प्रतियोगिता की तैयारी होकर ही लाल जी के नेत्रों को खोल दिया जाता है और लाल जी उस कुंज की ओर चलते हैं। एक एक कमल के फूल को बड़े प्रेम से और बड़े ध्यान से देखने पर भी वे नहीं पहचान पाते हैं कि प्रिया जी कहाँ हैं, और जहाँ प्रिया जी बैठी थी वहाँ से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे निकलते हैं तो प्रिया जी के जो हाथ हैं उनकी उंगलियों से उनका पीताम्बर थोड़ा सा स्पर्श कर जाता है। लाल जी प्रिया जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ ही क्षण अभी बीते हैं पर उनको विरह व्याप जाता है और श्री प्रिया जी की एकटक नज़र लाल जी पे है। और जब वो देखती हैं कि लाल जी पर विरह की स्थिति हो रही तो ऐसे में श्री प्रिया जी भी कंपित सी हो जाती है और जो उन्होंने अपने करकमल मस्तक पर रखे हुए थे वो भी कंपित हो जाते हैं। सारे फूल स्थगित रखे हैं लेकिन एक ही कमल हिल रहा है। इसको देखकर श्री लाल जी समझ जाते हैं कि यही प्रिया जी हैं। तो जो विरह की थोड़ी सी वेदना होने लगी थी वह उसी वक्त स्थगित हो जाती है और लाल जी आनंदित हो जाते हैं। पीछे वापस आकर श्री लाल जी जोर से बोलते हैं, प्रिया जी जब मिलेंगी तो मैं उनको एक कमल का फूल भेंट करूंगा। वह कमल मैंने चुन लिया है। श्री लाल जी लाडली जी के दोनों हाथों को अपने हाथों से इस तरह से पकड़ते हैं जैसे वो कोई कमल तोड़ रहे हैं। जैसे ही उस कमल को पकड़ के वो तोड़ने की मुद्रा में होते हैं श्री प्रिया जी वहाँ खड़ी हो जाती है और लाल जी प्रिया जी गाढ़ आलिंगन करते हैं। इस प्रतियोगिता में लाल जी जीत जाते हैं और फिर सभी तालियां बजाकर खूब जय जयकार करती हैं। इस समय तक थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगता है और बादल जो आसमान में हैं वो थोड़े से सुनहरे होने लग जाते हैं। इसलिए संध्या कुंज की लीला के लिए फिर सभी सखियाँ लाल जी और प्रिया जी को लेकर मुख्य मार्ग पर आती हैं और संध्या कुंज की ओर जाने लगती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री जी के हाथों को कर कमल, मुख को मुख कमल, चरण कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, इसी प्रकार श्री जी के हाथों को चरण कमल माने कर कमल क्यों कहा जाता है? कमल के आकार के, उंगलियां आगे से बिल्कुल थोड़ा पतली सी जैसे कमल की पंखुड़ी होती है और नाखून आगे से उभरे हुए कमल के आकार के। तो ऐसे जब श्री जी ने किया तो लगा जैसे कमल है। ये हाथ है नहीं पता चला ठाकुर जी को भी, और श्री जी ने ऐसे रखा हुआ है, कमल कुंज में छुपी है। अब हाथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन ठाकुर जी मान रहे हैं ये कमल होगा। इसे आगे निकल गए और जब आगे निकले कि कमल कुंज सारा देख लिया, अब तो आगे कमल कुंज भी नहीं, अब कहाँ है? तो इतना अधिक देरी हो गई ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी को श्री जी का विरह व्याकुल हो गए। और जब श्री जी ने देखा प्रीतम व्याकुल हो गए तो श्री जी में प्रेमोन्माद सा हो गया और पूरा सिर कांपने लगा। जब कांपने लगा तो हाथ भी ऐसे ऐसे होने लगे। तो ठाकुर जी ने देखा कि सारे कमल अपनी जगह ठीक है लेकिन ये कमल कुछ ज्यादा हिल रहा है। तो ठाकुर जी पहचान तो गए लेकिन कहा कि मैं श्री जी के लिए कमल लेता हूं। और कमल क्या, श्री जी के हाथ थे, बस यहाँ हाथ लगाए, श्री जी को खड़ा होना पड़ गया तो पहचान लिया। ये ढंग से ठाकुर जी जीत गए। बस ये प्रेम की दिव्य किरण है। यहाँ पर कोई लोक व्यवहार नहीं, कोई लौकिक परलौकिक लीला नहीं, तो अलौकिक दिव्य प्रेम की हर लीला का आधार प्रेम है। बस यही खेल वहाँ चलते हैं, परमानंद, प्रेमानंद, सब लीलाओं का आधार प्रेम है। इसी प्रकार प्रेम के खेल होते रहते हैं और पता भी नहीं चलता। यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर, कब सुबह कब शाम कुछ नहीं पता। ये आनंद, परम आनंद। ना वहाँ मौत है, ना वहाँ बुढ़ापा है, ना वहाँ कोई काम धंधे है, वहाँ कुछ नहीं, केवल प्रेम प्रेम प्रेम।